सकता है सपा परिवार का घमासान। अखिलेश की रथ यात्रा को मुलायम दिखा सकते हैं हरी झंडी। पार्टी के रजत जयंती समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शामिल होने का किया फैसला। सपा जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, अगर आप सभी को मंजूर न हो तो छोड़ दूंगा अध्यक्ष पद। पहली बार सीएम अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में बैठक। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी के ऑडिटर नियुक्त करने को कहा। साथ ही 2 हफ्ते में हलफनामा देने का दिया आदेश। आदेश नहीं मानने वाले राज्यों को फंड नहीं देने के भी निर्देश। राज्यों के एसोसिएशन के पैसों की सीमा तय हो। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर हुए नाराज। शोर मचाने वाले वकील से नाराज सीजेआई ने कहा, शोर बंद नहीं हुआ तो बाहर निकलवा देंगे। कोर्ट को नहीं बनाए आप मछली बाजार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फिर कहा, अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप खतरनाक साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने बयान वापस लिया। कहा, चुनाव के नतीजे मंजूर होंगे। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं राजश्री आपके सामने। देश की बात में आज हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की कलह खत्म करने की कोशिशें कितनी कामयाब हुई हैं। वक्त के साथ चोला बदलने वाले आरएसएस ने क्यों की है अंग्रेजी हटाने की बात। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को राह पर लाने के लिए अब कौन सा नया कदम उठाया है। एक और रक्षा सौदे में दर्ज हुई है एफआईआर। और कब पारदर्शी बनेगा हथियारों का ये कारोबार। साथ ही हम चलेंगे अमेरिका और अमेरिकी चुनाव में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पर अमेरिका से अपडेट भी आपके सामने हम पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और देश की बात में सबसे पहले समाजवादी परिवार की बात। समाजवादी पार्टी में लगी कलह की आग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। खबर आई है कि मुलायम सिंह खुद 3 नवंबर से शुरू हो रही मुख्यमंत्री अखिलेश की समाजवादी विकास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि किसी तरह से कलह को कंट्रोल में किया जा सके। वहीं अखिलेश ने भी 5 नवंबर को पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होने का मन बना लिया है। इससे पहले आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहें तो वे अपने पद से इस्तीफा तक दे सकते हैं। ये सब कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे समर्थक हैं अखिलेश के जो मानने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी में सुबह आग तेज पकड़ती है, दिन में भड़कती है और शाम को ठंडी सी पड़ जाती है। शिवपाल के दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जिला अध्यक्षों की पहली बार बैठक हुई है। और जैसा कि माना जा रहा था कि अखिलेश समर्थक कुछ नेता मौके पर मौजूद नहीं थे। समारोह स्थल पर लगे होर्डिंग्स में अखिलेश यादव तो दूर, मुलायम सिंह यादव भी नजर नहीं आए। फिर भी शिवपाल कहते हैं कि कोई कलह नहीं है। बैठक के समापन में शिवपाल सिंह जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत से लगकर 2017 में सरकार बनानी है। हम 2017 का चुनाव माननीय अखिलेश यादव के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ 2017 में सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। समारोह के दौरान शिवपाल भावुक हो गए और अखिलेश के लिए अपनी कुर्बानी की बात तक कह डाली। उन्होंने कहा, हम स्टैंड पर लिख कर देने को तैयार हैं कि हम किसी भी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में जो भी हमारा योगदान जरूरत होगा, हम वो कुर्बानी देने को तैयार हैं। चाचा शिवपाल ने अखिलेश के सीएम बनने की बात स्टैंप पेपर पर लिख कर देने की बात कह डाली, लेकिन अखिलेश समर्थक इसे चाचा की चाल समझ रहे हैं। शिवपाल ये भी कह रहे हैं कि वो भी रथ यात्रा में जाएंगे। बहरहाल अब सभी समाजवादियों को कार्यकारिणी की बैठक से ही शांति की उम्मीद बाकी है। अभिषेक पांडे, एपीएन, लखनऊ।
तो वैसे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के फैसलों से सपा के हितैषियों को जरूर थोड़ी राहत मिली होगी, लेकिन शिवपाल यादव के दोनों बयान विरोधाभासी ही लग रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अगर किसी को दिक्कत हो तो वो इस्तीफा दे सकते हैं, वहीं उनका दूसरा बयान ये भी है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। यदि मतभेद नहीं है तो इस्तीफा क्यों? चलिए, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ स्टूडियो से गोविंद पंत राजू जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी देश की बात में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज जिस तरह से बातचीत हुई, जिस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ है समाजवादी पार्टी के अंदर, ऐसा लग रहा है कि अब एक आखिरी कोशिश शुरू हो गई है डैमेज कंट्रोल की। बिल्कुल राजश्री जी, जिस तरह से घटनाक्रम आज हुआ है और अभी भी घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा है जी, मेल मुलाकातों का दौर शुरू है और पिता पुत्र की बातचीत हो रही है जी, तो कोशिश तो की जा रही है कि किसी न किसी तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए और चीज़ों को जो परसेप्शन बन गया है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल अलग अलग हो गई है, अलग अलग खेमों में बट गई है, उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो घटनाक्रम हाल के दिनों में हुआ है और जिस तरह की चीजें हुई हैं वो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोशिश पार्टी को फिर से एक कर पाएगी। 2 महीने पहले जब बिल्कुल पार्टी बहुत दावे के साथ कह रही थी कि हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और खुद अखिलेश कहते थे कि अगला बजट मैं ही पेश करूंगा, समाजवादी पार्टी इस उम्मीद में थी। आज जो जितने भी बयान आए हैं सब बयानों में ये कहा गया है कि अगर सरकार बनी तो अखिलेश नेता होंगे, यानी कि पार्टी के तमाम बड़े नेता 2 महीने पहले की बिल्कुल आश्वस्त स्थिति को छोड़कर आज अगर की स्थिति में आ गए। जी बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल तय है कि किसी भी तरह से अगर मेल मिलाप की बात कहे भी जाए और सारे लोग एक साथ भी दिखाई दिए जाएं तो जो दरार आ गई है वो एक फेविकोल के किसी भी जोड़ से वो जुड़ तो जाएगी, लेकिन वो दरार दिखेगी बिल्कुल साफ। और ये इसको ऐसी कोई बैठक या ऐसा कोई जो प्रयास है वो उस दरार को मिटा नहीं सकेगा। जी बिल्कुल। और गोविंद जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर नजर जुड़े गांठ पर जाए। तो गांठ तो पड़ गई है, जो कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं। हमारे पास एक और रिपोर्ट है, हाल ही के दिनों में जो कुछ भी घटा इससे साफ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी में जारी कलह अभी शांत नहीं होने वाली, और जैसा कि गोविंद जी भी बता रहे थे। और इस बीच अखिलेश और उनके तमाम समर्थकों के बीच और नेताजी के समर्थकों के बीच जो जुबानी जंग जो तेज होती जा रही है, उसको देखकर ऐसा और लगता है कि ये जो कलह है वो खत्म नहीं होगी। खतो किताबत और सोशल मीडिया के जरिए चल रही इस लड़ाई में मुलायम सिंह के परिवार को भी सुर्खियों में ला दिया गया है, और अब तक मुलायम सिंह की पत्नी के चहेते गायत्री प्रजापति पर निशाना साधने वालों ने अब अपने निशाने पर मुलायम सिंह की पत्नी को भी ले लिया है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राजा दशरथ को बालों में सफेदी और चेहरे पर झुर्रियां नजर आए तो उन्होंने राम को राज सौंपने की इच्छा जताई। तभी उनकी एक पत्नी ने उनको वचन याद कराया और राम को तापस वेश में वन भेजने की मांग की। लगता है कि समाजवादी पार्टी की रामायण में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह अलग बात है कि कलयुग की इस रामायण में राम को वनगमन मंजूर नहीं, बल्कि दोनों तरफ के सियासी सैनिकों ने जुबानी तलवारबाजी शुरू कर दी है और पर्दे के पीछे चल रही दुरभी संधियों को उजागर कर दिया है। पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने मुलायम को खत लिखकर सीएम से निजी जलन की भावना के सबहेड में लिखा। जब से आपने अखिलेश यादव को चुनाव में पार्टी का सीएम चेहरा बताया, तब से आपके परिवार में साजिश की शुरुआत हुई। हालांकि अखिलेश की सौतेली मां हमेशा पर्दे के पीछे रही, उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल आ गया है। शिवपाल ऐसा न होने देने के लिए पार्टी के सीनियर नेताओं से संपर्क करने लगे। मैंने परिवार और घर पे ध्यान नहीं दिया। मैंने समाजवादी पार्टी के अंदर जिन भी बातों से परेशानी महसूस हुई है उनको लिखा है। मेरा ये भी कोई दावा नहीं है कि मैं जो लिखता हूँ सब सच ही लिखता हूँ। जितना मेरी समझ थी उतना मैंने लिखा है। बाकी पार्टी के बड़े लोगों को तय करना है, वो जैसे तय करेंगे वैसे होगा। उदयवीर सिंह यहाँ तक कहने से नहीं चूके कि अब नेताजी को अखिलेश को पूरी बागडोर सौंप देनी चाहिए। इस पर एक मुलायम समर्थक नेता आशु मलिक ने फेसबुक के जरिए जवाबी हमला किया और कहा, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दिल बेचैन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे अपनी जिंदगी में ये दिन भी देखने को मिलेगा कि कुछ लोग समाजवाद के मसीहा, अवाम की दिलों की धड़कन, देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव पर उंगलियां उठाएंगे। इतिहास रचने वाले इस महापुरुष को ताने दिए जाएंगे। कुछ लोग जोश में इतना होश खो देंगे
कि उनकी मत मारी जाएगी और वो पागलों की तरह जो चाहेंगे देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को जो चाहे वो बखेंगे। इससे पहले जब मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय करने की बात कही थी तो राम गोपाल यादव सामने आए थे। उन्होंने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को बड़ी कड़ी भाषा में पत्र लिखकर ये कहा था, आदरणीय नेताजी सादर चरण स्पर्श, अगर आप चाहते हैं कि पार्टी फिर 100 से नीचे चली जाए तो आप जो चाहे फैसला लें, लेकिन एक बात को याद रखें कि जो जनता आपकी पूजा करती है समाजवादी पार्टी बनाने के लिए, वही जनता पार्टी के पतन के लिए आपको और केवल आपको दोषी ठहराएगी। इतिहास बहुत निष्ठुर होता है, ये किसी को नहीं बख्शता। सादर आपका राम गोपाल यादव। बहरहाल अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी है। वहीं शिवपाल भी कार्यकारिणी की बैठक में न्योता देने गए थे, लेकिन ये शीत युद्ध कब यदुकुल की महाभारत का रूप ले लेगा कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बकौल कबीर, माया महा ठगनी हम जानी और सत्ता की माया किसको नहीं भाती। सो मुलायम सिंह यादव भी शायद इसी माया के वश में है। कुछ समाजवादी नेता तो मुलायम सिंह यादव की स्थिति राजा दशरथ जैसी बताने लगे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मुलायम सिंह कुछ ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो दोनों के बीच तकरार को बरकरार रखकर अपनी अहमियत बनाए रखना चाहते हैं। अखिलेश समर्थक गायत्री प्रजापति और अमर सिंह को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं मुलायम सिंह पार्टी पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। दोनों गुटों को शांत करने के लिए मुलायम को सरकार की बागडोर खुद संभालने की सलाह तक दी जा रही है। और इसको कुल मिलाकर देखें तो इस लड़ाई में जो सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है, उन तमाम नेताओं का जिनकी कोई हैसियत आज तक समाजवादी पार्टी में नहीं थी, वो भी अब आगे बढ़ बढ़कर बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस कलह का फायदा उन लोगों को जरूर मिलेगा जो किसी भी तरह से मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। हमारे साथ गोविंद जी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, इस रामायण की हमने कहानी देखी और ये रामायण जिस तरह से महाभारत में बदलता जा रहा है वो भी हमने देखा, लेकिन ऐसा क्या लगता है कि इससे जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को तो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इससे, लेकिन इसमें गलती किसकी रही पहली? क्या मुलायम सिंह यादव का जो ये कुछ अंतर अपने जो उनका अंतर कलह है परिवार के अंदर और जो पत्नी का जितना अधिकार है उनके ऊपर, वो वजह रही, या अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा ज्यादा बड़ी वजह रही? राशि जी, मुझे लगता है मुलायम सिंह जो अंतःपुर की राजनीति है वो तो इस पूरे मुद्दे के पीछे बहुत बड़ी वजह है ही जी, लेकिन अखिलेश यादव की भी कमजोरी मुझे इसमें दिखाई देती है जी। कि सरकार बनते ही जब ये कहा जाने लगा था कि 4 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री, और कई बार ऐसा हुआ था कि एक फैसला आज दोपहर में होता था और शाम को फैसला बदलने की नौबत आती थी। खुद मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनने के बहुत कम वक्त के बाद ही ये कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 15 दिन में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक कर देता। तो कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव को मुलायम सिंह के साथ अपने संबंधों को साधना चाहिए था। पिता पुत्र की बात अपनी जगह है, लेकिन एक अनुभवी और चतुर राजनेता के करीब होकर उनसे जो राजनीतिक गुर सीखने चाहिए थे, मुझे लगता है उसमें कहीं कसर रह गई। और यही वजह रही कि अगर पंचम तल पर उनकी पसंद का व्यक्ति प्रमुख सचिव नहीं भी रहा तो जो व्यक्ति वहां पर था उसके साथ एक मुख्यमंत्री की हैसियत से संबंध बनाने में जो संतुलन दिखाना चाहिए था, शायद उसमें अखिलेश यादव की तरफ से चूक रही। तो लगातार वो कमजोर होते चले गए और 4 साल के बाद उन्हें खुद ये कहना पड़ा कि अभी तो मैं इस बार तो मैं सीख रहा था, मैं अभी अगली बार परफॉर्म करूंगा, प्रशिक्षण ले रहा था, अगली बार आऊंगा तो मैं काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि जो एक कमी अखिलेश यादव की खुद के व्यक्तित्व को मुख्यमंत्री के पद के अनुरूप और पार्टी के बड़े नेता के अनुरूप ढाल पाने में जो कमी रही, वो इस पूरे झगड़े की सबसे बड़ी वजह है। अगर ऐसा ना होता, अखिलेश यादव एक मजबूत नेता के तौर पर होते, तो न मुलायम सिंह यादव को
इतने कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ती, और अगर ऐसे कदम उठते भी तो पहले ही दिन पार्टी बिल्कुल अखिलेश के साथ खड़ी। बिल्कुल, लेकिन गोविंद जी एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरी लड़ाई महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है और सभी तमाम बड़े नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा और उसको पूरा करने के लिए वो ये सब कुछ सतह पर लेकर आए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के जो तथाकथित सलाहकार हैं वो लोग जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को हमेशा गलत सलाह दे रहे हैं और मुलायम सिंह यादव उनसे इस कदर घिरे हुए हैं कि उनसे निकल भी नहीं पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मुलायम सिंह यादव सच्चाई को नहीं देख पा रहे और बार बार वो गलतियां कर रहे हैं जो आज तक उन्होंने अपने राजनीति में नहीं किया होगा। बिल्कुल, ये बात तो है ही। मुलायम सिंह यादव जितने परिपक्व नेता हैं, अपने 25 साल के समाजवादी पार्टी के सफर में उन्होंने जिस तरह जितनी मुश्किलों से अपनी पार्टी को उबार कर इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो लगता है कि जो पराभव की जो दिशा है वो खुद उन्होंने तय की है। वो जिन सलाहकारों से घिरे हैं, जिन सहयोगियों से घिरे हैं, कहीं न कहीं अपने निर्णयों को लेने में उनका जो प्रभाव है वो उनको कमजोर कर रहा है। और ये सलाहकार और ये सहयोगी उनके बहुत पारिवारिक सदस्य भी हैं और बाहर से आए हुए लोग भी हैं, जिनका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया था और बहुत सारे लोगों ने किया था। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की जो समस्याएं हैं वो उनके अपनी व्यक्तित्व की कमजोरी तो है ही, लेकिन मुलायम सिंह यादव भी अब राजनीति में जिस स्थिति में है, उनकी जो ऊर्जा है वो जिस तरह से कम हो रही है, उसमें वो दूसरों के प्रभाव में शायद ज्यादा आसानी से आ जा रहे हैं। इसीलिए जब अमर सिंह की पार्टी में ज्वाइनिंग हुई थी तो जिस तरह से वो पत्र एक लिखा गया था वो समाजवादी पार्टी की परंपरा के हिसाब से नहीं था। एक अपने हाथ से लिखा पत्र जारी करके एक व्यक्ति को इतना बड़ा पद देने की जो बात थी, वो कहीं न कहीं ये दिखाती है कि कुछ तो गड़बड़ है जो मुलायम सिंह यादव को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रही है। जी गोविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए और आगे हम बात कर रहे हैं संघ की। आरएसएस ने देश के स्कूलों में हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया है। आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने एचआरडी मंत्रालय को भेजी गई अपनी सिफारिशों में अंग्रेजी पर लगाम लगाने, आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे अंग्रेजी भाषाओं में पढ़ाई कराने वाले संस्थानों में भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने पर जोर दिया है। और आज ये बड़ी खबर है, न्यास की मांग है कि नई शिक्षा नीति में इन सिफारिशों को लागू किया जाए। हैदराबाद में 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों का ब्लूप्रिंट तैयार करने के अलावा देश के स्कूलों में हिंदी भाषा में अधिक प्रयोग पर चर्चा भी होगी। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित देश भर के सभी आरएसएस पदाधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि ऐसी ही अंग्रेजी का विरोध कभी समाजवादी पार्टी ने भी किया था। देखिए पहले आरएसएस के इस पूरे मसले पर क्यों आरएसएस ने ऐसा कुछ कहा है, ये कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली आरएसएस कार्यकारिणी की बैठक में जल्द होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के लिए रणनीति बनाने के अलावा नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी की जगह मातृभाषा को बढ़ावा देने पर भी बात होगी। आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी अपनी सिफारिशों में कहा है कि स्कूल में उच्च शिक्षा तक मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाए। भारतीय भाषाओं की जगह विदेशी भाषाओं में पढ़ने का विकल्प खत्म किया जाए। अंग्रेजी को किसी भी स्तर पर जरूरी न बनाए रखने की भी सिफारिश की गई है। संघ से जुड़े संगठन ने यूजीसी के लिए भी कुछ सिफारिशें पेश की है। इसमें कहा गया है कि यूजीसी से स्कॉलरशिप भी उन्हीं लोगों को मिले जो देश हित में रिसर्च और खोज करना चाहते हो। संगठन के अनुसार भारत की संस्कृति, परंपरा, संप्रदायों, विचार का अपमान करने वाले पाठ्यक्रम को भी हटाने की सिफारिश की गई है। संघ से जुड़ी संस्था ने अपनी सिफारिशों में सरकारी और निजी संस्थानों से धीरे धीरे अंग्रेजी को हटाने और भारतीय भाषाओं को शिक्षा के सभी स्तरों पर शामिल करने पर जोर दिया है। साथ ही आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे अंग्रेजी भाषाओं में पढ़ाई कराने वाले संस्थानों में भी भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की सुविधा देने पर जोर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी स्कूली छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने पर पाबंदी लगाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को ईमेल के जरिए आश्वासन दिया है कि नई शिक्षा नीति को बनाते वक्त इन सिफारिशों पर ध्यान दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो संघ ने विजयदशमी के दिन अपना चोला बदल लिया, लेकिन चाल शायद नहीं बदली है। और अंग्रेजी का विरोध कोई नई बात नहीं है। तमाम अन्य ऐसे भी दल हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जैसे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ही ने कभी अंग्रेजी का विरोध किया था और इस हवाले से किया था कि लोहिया जी ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि कभी ऐसा देखा नहीं गया कि लोहिया ने नई तरह के नई चलन को या नई पढ़ाई का कभी विरोध किया हो, नई भाषा का कभी विरोध किया हो। हमारे साथ गोविंद जी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, समाजवादी पार्टी ने भी कभी अंग्रेजी का, कंप्यूटर का विरोध किया था। संघ जिस तरह से नए चोले में ढल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब नए चाल भी उसकी होगी, लेकिन ये बदली नहीं, फिर से ये यू टर्न ले लिया संघ ने। अभी तो मुझे लगता है राजश्री जी शायद ये सुझाव हैं, इन सुझावों पर कितना अमल होगा ये बहुत बात की बात है, लेकिन यू टर्न तो कहीं कहीं दिखाई देता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारत को जिस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करने की बात करते हैं, खास तौर पर आईटी उद्योग के जरिए, दूसरी तरफ हम वापस सिर्फ मातृभाषाओं की तरफ आ जाएं, जिसके लिए अब न अभी उस तरह की किताबें उपलब्ध हैं, न उस तरह का साहित्य उपलब्ध है, न उस तरह की तकनीकी जो जरूरतें हैं वो बन पाई हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक तरह से पीछे देखने वाला सोच है। निश्चित तौर पर भारतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको मातृभाषाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अगर जो अंग्रेजी के जरिए दुनिया में हिंदुस्तान के दरवाजे दुनिया के लिए खुल रहे हैं और आज आईटी उद्योग भारत की एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है, तो हम पीछे की तरफ कैसे देख सकते हैं? ये तो वाकई में मतलब पैंट भले ही पहन ली, लेकिन विचार अभी भी वही पुराने हैं, इस तरह की बात है। जी बिल्कुल, और ऐसे में जरूरी है कि संघ आने वाले दिनों की जो बैठक है उसमें इस पर जरूर विचार करे और शायद इसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए देश की बात में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं संघ की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास जितना पुराना है, उससे जुड़ी बातें भी उतनी ही रोचक और जानने लायक हैं। स्थापना के बाद से जहां कई बार संघ को सराहना मिली, तो कई बार उससे विवादों के केंद्र में भी रहना पड़ा। देखिए संघ का आखिर क्या कुछ इतिहास रहा है। 90 साल के हो चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। विपक्षी अक्सर संघ को फांसीवाद बताते हुए इस पर हमला करते हैं। एक जैसी नीतियां होने के कारण संघ और बीजेपी एक दूसरे के पूरक बनकर उभरे हैं और यही कारण है कि बीजेपी के कई नेता संघ से आए हैं। आजादी के बाद जहां कई बार संघ के कार्यों की तारीफ हुई, तो वहीं कई मौके ऐसे भी आए जब संघ विवादों का केंद्र बनकर उभरा। संघ के स्वयंसेवकों ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर रखी। जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा लांघने की कोशिश की, तो सैनिकों के साथ कई स्वयंसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए लड़ाई में प्राण दिए थे। विभाजन के दंगे भड़कने पर संघ ने पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए भी 3000 से ज्यादा राहत शिविर लगाए थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्यों में और विशेष रूप से जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में 26 जनवरी की परेड में संघ को शामिल होने का निमंत्रण दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में घायल जवानों के लिए भी सबसे पहले रक्तदान करने वाले संघ के ही स्वयंसेवक थे। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने ही किया था और 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के खिलाफ संघर्ष और जनता पार्टी के गठन तक में संघ की भूमिका की याद अब भी लोगों के दिलों में है। आरएसएस पर 3 मौकों पर ऐसे दाग लगे जिन्हें छुड़ाना संघ के लिए मुश्किल रहा। पहला मौका महात्मा गांधी की हत्या का था। कांग्रेस का संघ पर आरोप है कि उनके ही एक पूर्व सदस्य ने महात्मा गांधी की हत्या की। 4 फरवरी 1948 में आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संघ नेताओं को महात्मा गांधी की हत्या की साजिश के आरोप से मुक्त कर दिया था। 1949 में
तिरंगे और भारतीय संविधान में भरोसा जताते हुए तत्कालीन सरकार ने आरएसएस से बैन हटा लिया। हालांकि संघ पर अब भी भारतीय झंडे और संविधान के प्रति आस्था न होने का आरोप लगाया जाता है। दूसरा मौका था इमरजेंसी का, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था। संघ के नेताओं की विपक्ष के साथ नजदीकियों की वजह से आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन मानवाधिकार हनन और तानाशाही का विरोध करने से संघ को खासी लोकप्रियता हासिल हुई और 1977 में इंदिरा गांधी का चुनाव अदालत से रद्द कर दिया गया और सरकार को जाना पड़ा। तीसरा मौका 1992 में आया, जब संघ पर वादा खिलाफी कर अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने का आरोप लगा था। इसके अलावा आरएसएस के विरोधी संघ पर जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन आरएसएस का दावा है कि वो विश्व बंधुत्व और दलितों के उत्थान में विश्वास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बात करें यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो संघ का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। खाकी हाफ पैंट, सफेद कमीज और काली टोपी के साथ अलग रंग में दिखने वाले संघ के स्वयंसेवक इस विजयदशमी को बदले हुए प्रवेश यानी फुल पैंट में नजर आए। साथ ही आरएसएस की तर्ज पर और उससे जुड़ी महिला संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति ने भी महिलाओं को जोड़ने के लिए जोर शोर से अभियान भी की शुरुआत की है। अभी तक ये माना जाता था कि आरएसएस प्रमुख के रूप में पुरुषों की ये संस्था है, लेकिन अब महिलाओं को साथ जोड़ने के भी प्रयत्न हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति की स्थापना आरएसएस की स्थापना के ठीक 11 साल बाद 1936 में विजयदशमी के दिन ही वर्धा में हुई थी। इसकी साप्ताहिक शाखाएं होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ चोला बदलना ही नहीं काफी होता, बल्कि सोच बदलने की भी जरूरत है। आरएसएस ने सरकार को जो एक तरह से निर्देश दिया है, निर्देश नहीं कहूंगी, जो सलाह दिया है उच्च शिक्षा तक छात्रों को सभी तरीके से अंग्रेजी के बजाय हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में दिए जाएं, यानी शासकीय संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने से वंचित रह जाएंगे। इससे एक तरफ बीजेपी एफडीआई ग्लोबलाइजेशन की बात करती है, खुद संघ भी यहाँ पर विकास चाहता है। ऐसे में अंग्रेजी हटाने की बात कुछ ज्यादा सही साबित नहीं होती और संघ की पुरानी सोच साबित करती है और जरूरी है कि संघ इस पर भी जरूर विचार करे। चलिए अब बात करते हैं देश भर की तमाम अन्य खबरों की और देखते हैं पॉलिटिकल टॉप 10 खबरें। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान और अलगाववादियों के साथ बातचीत के बारे में कड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान हमें उकसाकर बातचीत की उम्मीद नहीं कर सकता। सीएम ने सीधे शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो भारतीय जवानों के खून को बेच रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव जीतने के लिए सेना के जवानों का खून बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फौजी किसी सरकार का नहीं होता, बल्कि फौजी हिंदुस्तान का होता है। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर वायलेशन किया है। इसी इलाके में 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तानी आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की। इसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के एक जवान को मार गिराया। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने ऐलान किया है कि उनके छोटे बेटे एम.के. स्टालिन उनके राजनीतिक वारिस होंगे। हालांकि 92 साल के करुणानिधि के खुद के राजनीतिक से संन्यास लेने की बात को खारिज किया। करुणानिधि के इस बयान ने उनके बेटे अलागिरी के पार्टी का प्रमुख बनने की संभावना को लगभग खारिज कर दिया है। छात्रों पर दबाव करने के उद्देश्य से 6 साल पहले खत्म की गई सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा को फिर से शुरू किए जाने की संभावना है। सरकार इस बारे में विचार कर रही है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इस बाबत सूचित किया गया है। आज दिल्ली पुलिस मरणोत्सव दिवस मना रही है। पुलिस मरणोत्सव दिवस में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी शिरकत की। सरकार ने हवाई संपर्क की नई योजना उड़ान को लॉन्च किया। उड़ान यानी उड़े देश का हर नागरिक के जरिए सरकार की कोशिश गैर सेवा या कम सेवा वाले हवाई अड्डों के बीच उड़ान की सुविधा मुहैया कराना है। इसमें 500 किलोमीटर की उड़ान के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 2500 रुपए तक की गई है।
भारतीय कबड्डी के स्टार प्लेयर रोहित छिल्लर को अपनी पत्नी ललिता की हत्या के मामले में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। अपनी पत्नी ललिता की आत्महत्या मामले पर रोहित छिल्लर ने सफाई दी है। रोहित के मुताबिक उसने ललिता को दहेज के लिए कभी प्रताड़ित नहीं किया और उस पर लगे सारे इल्जाम गलत हैं। रोहित की पत्नी ने सुसाइड से पहले छोड़े संदेश में रोहित पर गंभीर आरोप लगाए थे। भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी की कुल आय एस्टोनिया की जीडीपी के बराबर पहुंच गई है। मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल भी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का तमगा हासिल करने में सफल हुए। उनकी आय अब 22.7 अरब डॉलर यानी 1,52,090 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि एस्टोनिया की जीडीपी के बराबर है। त्रिपुरा सरकार ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली जिमनास्ट दीपा कर्माकर के घर तक सड़क बनाने का फैसला लिया है। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया ताकि दीपा सचिन तेंदुलकर से तोहफे में मिली BMW X1 कार को आसानी से चला सके। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब एक और बड़ी खबर लेते हैं, बात करते हैं बीसीसीआई की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को लगातार सुप्रीम कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई सुधरने को तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बोर्ड जल्द से जल्द इस बात का हलफनामा पेश करे कि वह लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करेगा। साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई की ओर से दिए गए तमाम ठेकों की जांच के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट पुरजोर कोशिश कर रहा है कि बीसीसीआई सुधर जाए, लेकिन बीसीसीआई है कि मानती नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के वित्तीय मामलों पर नजर रखने के लिए एक ऑडिटर नियुक्त करने को कहा है। ये ऑडिटर बीसीसीआई के वित्तीय खातों की जांच करेंगे। कोर्ट के मुताबिक ये ऑडिटर लोढ़ा पैनल नियुक्त करेगा। कोर्ट ने बीसीसीआई के राज्य क्रिकेट बोर्डों को फंड जारी करने पर भी रोक लगा दी। जब तक राज्य के बोर्ड भी लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने का हलफनामा नहीं दे देते, कोर्ट में ये भी साफ हो गया कि बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर 3 दिसंबर को कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा देंगे। Although it's welcome that an independent auditor has been appointed by the Honorable Supreme Court, the funds are something which are now being closely scrutinized, and also there is a limit which is going to be fixed on the usage of the funds. There is a compliance report which has been sought from the President and Secretary of BCCI. इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। लोढ़ा कमेटी और बीसीसीआई के बीच टकराव 14 अप्रैल 2015 को उस वक्त शुरू हुआ जब लोढ़ा कमेटी ने 82 सवाल लिखकर बीसीसीआई से जवाब मांगे कि भारत में क्रिकेट कैसे चलता है। 4 जनवरी 2016 को लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में सुधारों के लिए अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट में पेश की। बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशें मानी हैं, तो कुछ को उसने सिरे से खारिज कर दिया। बीसीसीआई ने जो सिफारिशें मानी हैं, उनमें कुछ बदलावों के साथ अपेक्स काउंसिल बनाना, सीएजी के एक प्रतिनिधि को अपेक्स काउंसिल और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य बनाना, खिलाड़ियों का एसोसिएशन बनाना और उन्हें बीसीसीआई की कमेटियों में जगह देना, विकलांगों और महिलाओं के लिए स्पेशल कमेटियां बनाना और खिलाड़ियों अधिकारियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, एंटी डोपिंग कोड, एंटी रेसिज्म कोड, एंटी करप्शन कोड बनाना शामिल था। लेकिन बीसीसीआई ने जो अहम सिफारिशें नहीं मानी, उनमें 70 साल से ज्यादा उम्र के पदाधिकारियों की छुट्टी, एक व्यक्ति एक पद, एक राज्य एक वोट, चयन समिति में 3 सदस्य अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश सुरक्षित रखा था कि बीसीसीआई में प्रशासक नियुक्त किए जाए या नहीं और बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए या नहीं। साथ ही कहा था कि वो लिखित में अंडरटेकिंग दे कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप लगातार कोर्ट के आदेशों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। लोढ़ा पैनल का यह भी मानना है कि बीसीसीआई सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहता, इसलिए पदाधिकारियों को हटा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अगुवाई वाली जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की बेंच कर रही है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 3 दिसंबर तक बीसीसीआई प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी अजय शिर्के को हलफनामा देना ही होगा। इसमें उन्हें बताना होगा कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में कितना वक्त उन्हें लगेगा। लेकिन बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी के बीच की खींचतान पुरानी है और ये किस तरह से आगे बढ़ी और कैसे ये मामला कोर्ट में आया, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2013 में आईपीएल में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा होने से खलबली मच गई थी।
इसकी जांच के लिए बनी मुदगल समिति ने अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिए जस्टिस RM लोढ़ा की अगुवाई में कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई में कई बदलावों के सुझाव दिए हैं। समिति ने अपनी 159 पन्नों की अहम रिपोर्ट इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। लोढ़ा कमेटी और बीसीसीआई के बीच टकराव की शुरुआत 14 अप्रैल 2015 को उस वक्त हुई जब लोढ़ा कमेटी ने 82 सवाल लिखकर बीसीसीआई से जवाब मांगे कि भारत में क्रिकेट कैसे चलता है। 4 जनवरी 2016 को लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में सुधारों के लिए अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट में पेश की। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने 7 जनवरी 2016 को राज्य क्रिकेट संघों से लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट पर राय मांगी। इसके बाद 4 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर अपना रुख साफ करने को कहा। 3 मार्च 2016 की डेडलाइन तय की गई। फिर सिफारिशों को लेकर बोर्ड के रवैये पर उसकी खिंचाई की। 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशों को माना। मंत्रियों, नौकरशाहों और 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को ऑफिशियल्स बनाने पर रोक लगाई। 28 सितंबर 2016 को लोढ़ा पैनल ने अनुराग ठाकुर सहित टॉप अधिकारियों को हटाने की मांग की। कमेटी ने कहा कि बीसीसीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बर्ताव कर रही है। 1 अक्टूबर 2016 को बीसीसीआई ने कमेटी की कुछ सिफारिशों को मान लिया, लेकिन कुछ को मंजूर करने से मना कर दिया। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशें लागू करने के लिए बीसीसीआई से लिखित में अंडरटेकिंग मांगी। इस पर बीसीसीआई के चेयरमैन अनुराग ठाकुर ने इनकार कर दिया। लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई पर जिद्दी होने का आरोप लगाया। कहा कि बोर्ड कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहता। 17 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल से बीसीसीआई के खातों की जांच के लिए एक अलग ऑडिटर अपॉइंट करने को भी कहा है। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा। बोर्ड ने कहा कि एक स्टेट एक वोट वाली सिफारिश लागू करने में दिक्कत है। इस पर चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने पूछा, बताएं कितनी सिफारिशें लागू कर दी हैं और कौन सी लागू करने जा रहे हैं, हमें टाइम लिमिट बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बीसीसीआई में सुधार के लिए जनवरी 2015 में जस्टिस RM लोढ़ा की अगुवाई में जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो बीसीसीआई को माननी ही होगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई में कई बदलावों के सुझाव भी दिए हैं। तो आज ये कोर्ट से एक बड़ी खबर थी और अब आइए नजर डालते हैं कुछ और अदालत की बड़ी खबरों पर। एनजीटी में गंगा सफाई के मामले की सुनवाई के दौरान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड गंगा से जुड़े नालों की संख्या भी नहीं बता पाया। उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी की मात्रा बताने में भी बोर्ड ने असमर्थता जाहिर की। सवालों के जवाब नहीं देने पर एनजीटी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। एनजीटी ने सोमवार तक आंकड़े पेश करने का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है। साथ ही कहा कि आदेश नहीं मानने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कोर्ट ने परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी मांगा है। अगर नालों से गंगा में गंदा पानी बहता मिला तो किसी न किसी को सजा भुगतनी होगी। मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। दिल्ली में गंदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने लैंडफिल साइट्स पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इन साइट्स पर कूड़े का ढेर 45 मीटर तक पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इलाके के विधायक क्या कर रहे हैं, उन्हें कूड़े को लेकर काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि विधायक का ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ सेक्रेटरी एमिकस क्यूरी के सहयोग से निगमों के साथ बैठक करेंगे। इसमें इलाके के विधायक भी शामिल होंगे। मामले की स्टेटस रिपोर्ट 8 नवंबर तक दाखिल करनी होगी। अब मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी। पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ याचिका मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि खरीदारों से पैसा लिए बिना 2 दिनों में फ्लैट सौंपे जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुआवजे के बारे में बाद में विचार होगा। जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताभ राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को 2 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाए। पीठ ने यह भी कहा कि राठौर को अब इस डेवलपर को कोई भी अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में शोर मचने लगा। शोर मचाने वाले वकील से मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए। मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने कहा कि कोर्ट को मछली बाजार न बनाए। वकीलों को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि शोर बंद नहीं हुआ तो वो बाहर निकलवा देंगे। गौरक्षकों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में मांग की गई है कि गौरक्षक दलों पर सलवा जुडुम की तर्ज पर पाबंदी लगाई जाए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को अगली सुनवाई में अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा है। तो टॉप 5 लीगल खबरों के बाद अब बात करते हैं देश में हो रहे रक्षा सौदों की, और इसमें लिए जा रहे कमीशन का एक और मामला सामने आया है। सीबीआई ने 1391 करोड़ रुपए के एम्ब्रॉयर एयरक्राफ्ट डील के मामले में एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें आर्म्स डीलर और एनआरआई विपिन खन्ना को अभियुक्त बनाया गया है। एम्ब्रॉयर एयरक्राफ्ट डील 2008 में यूपीए के शासनकाल में हुई थी। सीबीआई का आरोप है कि इस सौदे में विपिन खन्ना ने पैसे लिए और उसे दूसरों तक भी पहुंचाया। साल 2008 में डीआरडीओ ने ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रायर से 3 विमानों की खरीद की थी और भारतीय वायुसेना के लिए हवाई रडार प्रणाली एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स या अवाक्स में इस्तेमाल के अनुरूप ढाला था। सीबीआई का कहना है कि एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट डील में करीब 36.5 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर दिए गए और इस डील में कमीशन की राशि विदेश में दी गई। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एम्ब्रायर से तत्कालीन यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए सौदे की जांच करने के लिए कहा था। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमान निर्माता एम्ब्रायर से उन मीडिया रिपोर्टों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, जिनमें कहा गया था कि कंपनी ने ब्रिटेन में बसे एक भारतीय बिचौलिए को यह सौदा करवाने के लिए काम पर रखा था। सौदे के तहत 3 विमान खरीदे जाने थे, जिनमें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग तथा कंट्रोल सिस्टम्स के लिए स्वदेश निर्मित रडार लगने थे। सौदे के तहत पहला विमान साल 2011 में दिया गया था और बाकी दोनों 2013 में डिलीवर किए गए। इस सौदे पर सवाल तब खड़े हुए जब अमेरिकी न्याय विभाग ने एम्ब्रायर के खिलाफ विभिन्न देशों में सौदे हासिल करने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने की जांच शुरू की। यह जांच एम्ब्रायर और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच हुए एक सौदे में संदेह उत्पन्न करने के बाद शुरू की गई थी। बाद में इस जांच के दायरे में 8 अन्य देशों के साथ हुए व्यापारिक सौदे भी शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे ये आम चलन है कि रक्षा सौदे बिचौलियों के जरिए ही होते हैं। कई बार ऐसे बिचौलिए संदिग्ध किस्म के भी होते हैं। यदि बिचौलियों के जरिए रक्षा सौदों के मौजूदा चलन पर रोक लगाना संभव नहीं, तो कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए कि संदिग्ध किस्म के बिचौलियों को हाशिए पर कर दिया जाए। ये काम हथियार और रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ सभी प्रमुख देशों के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। और देश की सेनाओं की यदि हम बात करें तो देश की सेनाओं को जितना नुकसान अब तक लड़ी जंगों में नहीं हुआ होगा, उतना शायद रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के आरोपों से हुआ है। और देश में रक्षा सौदों में दलाली का मामला वैसे ये कोई नया नहीं है। आइए डालते हैं रक्षा सौदों में हुए कुछ प्रमुख घोटालों पर नजर। आजादी के बाद से देश में रक्षा घोटालों के खुलासे होते रहे हैं। 1948 का जीप घोटाला। आजादी के बाद भारत सरकार ने लंदन की कंपनी से 2000 जीपों का सौदा किया। सौदा 80 लाख रुपए का था, लेकिन केवल 155 जीप ही मिल पाई। घोटाले में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वी.के. कृष्ण मेनन का नाम सामने आया, लेकिन 1955 में केस बंद कर दिया गया। जल्दी ही मेनन नेहरू कैबिनेट में शामिल हो गए। 1987 का बोफोर्स घोटाला। 1987 में खुलासा हुआ कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए 64 करोड़ रुपए की घूस दी। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इस प्रकरण को बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स कांड के नाम से जाना जाता है। आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाने वाले इटली के व्यापारी क्वात्रोकी ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की। कुल 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डॉलर का था। 1996-97 का बराक मिसाइल घोटाला। बराक मिसाइल इजराइल से खरीदे जाने थे। इस सौदे पर तत्कालीन डीआरडीओ अध्यक्ष अब्दुल कलाम ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इजराइल से 1150 करोड़ रुपए में 7 बराक मिसाइलें खरीदी गईं। इनकी खरीद में घोटाले के आरोप लगने पर सीबीआई ने 2006 में एक एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई का आरोप था कि 1996 में इजराइल ने जो कीमत बताई थी उससे अधिक कीमत पर यह खरीद हुई थी। 1999 का ताबूत घोटाला। 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय शहीदों के शव को उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए ताबूत खरीदे गए। इनमें सीबीआई ने सेना के कुछ वरिष्ठ अफसर और अमेरिका के एक ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज पर भी आरोप लगे थे।
2010 का अगस्टा हेलीकॉप्टर घोटाला। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में इटली की एक अदालत का फैसला आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। खबरों के मुताबिक 12 हेलीकॉप्टर्स के लिए $53 करोड़ का ठेका पाने के लिए फिन मैकेनिका की सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने भारतीय अधिकारियों को 100 से 125 करोड़ रुपए तक की रिश्वत दी थी। इटली की कोर्ट में आए फैसले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का नाम भी सामने आया। 2011 का टाटा ट्रक घोटाला। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने 2011 में खुलासा किया कि टाटा ट्रक खरीद की मंजूरी के लिए उन्हें 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। 1986 में खरीदे गए 700 ट्रकों की गुणवत्ता और कीमत को लेकर भी उस वक्त सवाल उठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मामला सिर्फ कमीशन लेने का नहीं है। अब तक जो सामान्य कमीशन दिया जाता था रक्षा सौदों में, उससे कहीं ज्यादा रिश्वत देने का चलन हो गया है। रिश्वत के रूप में दी जाने वाली धनराशि यदि अधिक होती है तो इसके लिए सौदों की शर्तों तक को बदल दिया जाता है, जो देश की सुरक्षा के साथ सीधे सीधे धोखेबाजी है। हालांकि ज्यादातर सौदे उत्कृष्ट श्रेणी के हथियारों की खरीद के लिए ही हुए हैं। ये दीगर बात है कि नेता, ऑफिसर और दलालों की तिकड़ी को इसमें भी दलाली मिलती रही है। हालांकि मोदी सरकार ने रक्षा सौदा नीति 2016 तैयार की है, जिसमें सौदों की पारदर्शिता के लिए हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो अब ये उम्मीद जरूर जगती है कि रक्षा सौदों में अब ज्यादा पारदर्शिता आएगी और इस तरह की घटनाएं, इस तरह के घोटाले अब नहीं होंगे। चलिए आपको अब सीधे लिए चलते हैं अमेरिका। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर एपीएन की खास नजर है और एपीएन के संपादकीय सलाहकार इंद्रजीत पटवार लगातार वहां बने हुए हैं और हम तक तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। तो चलिए सीधे नजर डालते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो हलचल मची है उस पर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेट पार्टी की हिलरी क्लिंटन की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके अंदर अमेरिका की महान राष्ट्रपति बनने के सभी गुण मौजूद हैं। हिलरी के समर्थन में आयोजित एक रैली में ओबामा ने कहा कि हिलरी अमेरिका की प्रथम महिला के साथ साथ सीनेटर भी रह चुकी हैं। दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर चुनाव में उनकी हार होती है तो वो इसे चुनौती देंगे। फ्लोरिडा में आयोजित एक चुनावी रैली में अपनी साथी डेमोक्रेट पार्टी की हिलरी क्लिंटन की तारीफ करते हुए बराक ओबामा ने कहा कि वो देश की विदेश मंत्री के तौर पर अपनी क्षमता पूरी दुनिया को दिखा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी फैसले को लेने से पहले वे कई बार उस पर विचार करती हैं। वो जानती है कि किस तरह के फैसले सैनिकों और पूर्व सैनिकों पर प्रभाव डालते हैं और क्या फैसला उनके हक में लेना सही होगा। She's been in the room when tough decisions were made. She knows how those decisions can affect a veteran or a soldier or a kid who ओबामा ने यह भी कहा कि हिलरी को पता है कि अमेरिका के बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें यह भी पता है कि किसी कर्मी को ये पूरा हक है कि वो सम्मान के साथ रिटायर हो। ओबामा ने कहा कि हिलरी बेहद हार्ड वर्कर है। वो किसी भी बात पर दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाती हैं। मौजूदा चुनाव में धांधली की बात कहने पर बराक ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरा बताया। ओबामा ने कहा कि ट्रंप अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अखंडता पर शक कर रहे हैं। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर चुनाव में उनकी जीत होती है तो वे चुनाव के नतीजे को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, नहीं तो इसे चुनौती देंगे। लास वेगास में हुए तीसरे और आखिरी डिबेट के बाद डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन से पीछे चल रहे हैं। अमेरिका के कई अहम राज्यों में हिलरी ने ट्रंप से बढ़त बना रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी चुनाव दो उम्मीदवारों और उनके दावों पर नहीं, इस बल पर तय होगा कि कौन कितना खतरनाक है। जो जितना कम खतरनाक उतना ही वोट के लायक। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का मुकाबला उनकी लियाकत के बल पर नहीं, कौन कितना कम डरावना है इस बात पर तय होगा। ट्रंप ने हार के डर से ये फैसला फैलाना शुरू कर दिया है कि चुनावी मशीन जबरन ही हिलरी को जिता सकती है और उन्होंने अपने समर्थकों को मतदान के दिन सतर्क रहने को कहा है। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि अपने बयानों से ट्रंप आम मतदाताओं के बीच ये डर फैलाना चाहते हैं।
उनके समर्थक चुनाव के दिन हिंसा पर भी उतारू हो सकते हैं, ये भी डर दिखाया जा रहा है, जिस कारण कुछ मतदाता वोट देने ही न निकले और ट्रंप अपने कट्टर समर्थकों के बदौलत चुनाव जीत सकें। इससे पहले भी ट्रंप के चुनावी रैलियों में कई दफा हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी हैं। ये सब कुछ अब तक भारत के लोकतंत्र में और भारत के चुनाव में देखने को मिलता था, लेकिन अब ये पहला मौका है जब अमेरिका में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। आइए एक बार फिर बात करते हैं एपीएन के संपादकीय सलाहकार इंद्रजीत बधवार से, जो कि इस वक्त वॉशिंगटन में मौजूद हैं। इंद्रजीत बधवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो आप कवर कर रहे हैं और जिस तरह से तमाम हालात आप देख रहे हैं, हिलरी क्लिंटन ने और अब बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरा बताया है, क्या कहना है आपका? ट्रंप का कोर सपोर्ट जो है काफी है जी, और वो एक बहुत ही खतरनाक और कट्टरपंथी सपोर्ट ग्रुप है। ये यहाँ के जो अल्पसंख्या है, जो यहाँ के जो काले लोग हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको ये लोग गाली देते हैं और कहते हैं कि उनको दबाया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने भी उनको गाली निकाल दी। और ये लोग मैक्सिकन अमेरिकन को उनके कहते हैं कि मैक्सिकन अमेरिकन जो बहुत यहाँ पर लैटिनो पॉपुलेशन बहुत है, 17% लैटिन पॉपुलेशन है, और वो कह रहे हैं कि जो ज्यादातर ये लोग मैक्सिको से आए हुए हैं, पोर्टोरिको से आए हैं और हॉन्डुरास से, सेंट्रल अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, जो अमेरिका के एलाइज हैं। और ट्रंप ने कहा कि वहाँ पर अब एक बड़ी कम से कम 700 किलोमीटर की दीवार खड़ी कर देंगे, जो असंभव है। और मैक्सिको को कहेंगे कि उस दीवार के लिए वो पैसा दें, जो दीवार जैसे कि बर्लिन वॉल बनी। और जब पूरी कोई भी पार्टी ये चैलेंज करे, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी, अमेरिकन फंडामेंटल, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा है। जी बिल्कुल। जी बधवार साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव मुद्दों से हटकर काफी निजी हो गया है, पर्सनल हो रहा है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अमेरिकी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हारने पर चुनाव के नतीजों तक को वो चुनौती देंगे अदालत में, ये कहीं ना कहीं चुनाव खत्म होने से पहले ही उनकी हताशा तो नहीं है जो सामने आ रही है? अपने राइवल को नहीं, डेमोक्रेट को नहीं, जी, और हिलरी क्लिंटन को चुनौती नहीं दी है। इनकी चुनौती जो है, जिसने चैलेंज किया है, उन्होंने पूरे सिस्टम को चैलेंज किया है कि पूरा जो सिस्टम है वो मेरे खिलाफ विरुद्ध है। और नतीजा आने से पहले आज तक किसी ने इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी ने रिजल्ट आने से पहले कह दिया है कि ये ऑलरेडी विरुद्ध है। और इन्होंने क्यों कहा है? मैं कल या परसों में कॉमेंट किया था, जब मैंने इसी बात पे चर्चा की कि सबसे बड़ा इश्यू हो जाएगा इलेक्शन में, तो इसने कहा है कि ये एक गिरावनी टैक्टिक, ये एक टैक्टिक इस्तेमाल की है कि अगर ये कहेंगे कि इलेक्शन ऑलरेडी विन है और अपने जो सपोर्टर्स हैं अपने उनको ये कहेंगे कि क्योंकि रिस्क होने की रिस्क है और रिस्क होने जा रहा है, आप लोग जो है बाहर निकल के पूरे में इकट्ठा हो जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बधवार साहब इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और फिर हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे और एपीएन पर आप देख सकते हैं अमेरिकी चुनाव में क्या कुछ हो रहा है और वहां पर किस तरह की राजनीति हो रही है, देखना बड़ा ही दिलचस्प है। चलिए अमेरिका से अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय तमाम अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 खबरें। इराकी और कुर्दिश आर्मी ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग तेज कर दी है। अब बुक्र अल बगदादी 3 तरफ से घिर गया है। हालात ये है कि आतंकी महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग रहे हैं। ऐसे ही कुछ आतंकियों को इराकी और कुर्दिश जवानों ने पकड़ा है। सीरिया में हुई भीषण बमबारी में करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। ये हमला रूस और सीरिया के विमानों से किया गया। पाकिस्तान के एक प्राइवेट टीवी चैनल महिला रिपोर्टर को लाइव कवरेज के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड ने थप्पड़ जड़ दिया। K21 नाम के चैनल की पत्रकार उस वक्त एक ऑफिस के बाहर लोगों की समस्या को लेकर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। पत्रकार का नाम साइमा कनवाल है। पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों ने कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में ब्रिटिश सांसदों को जानकारी दी है और ब्रिटेन की सरकार से इस मुद्दे के समाधान में मदद मांगी है। पाकिस्तान इससे पहले भी कश्मीर मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच उठाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन कई बार उसे निराशा ही हाथ लगी। जापान के पश्चिम भाग में 6.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, लेकिन सुनामी का कोई खतरा नहीं है। तो तोरी प्रीफेक्चर में स्थानीय समय के अनुसार रात 2 बजे के बाद शीघ्र भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था।
और देश की बात में अब बात इतिहास की। इतिहास के पन्नों में 21 अक्टूबर का दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं के लिए दर्ज है। आज के दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। आज ही के दिन 1931 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ था। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और आज के दिन 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। साल 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना आज ही के दिन हुई थी और 21 अक्टूबर 2012 में भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का निधन भी आज के दिन ही हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर की। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। वो अभिनेता जो न जाने कितने गुणों से युक्त था। शम्मी कपूर भारतीय सिनेमा के वो अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं के डांस करने के चलन की शुरुआत की थी। भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर खानदानों में से एक कपूर खानदान में वो पैदा हुए। अपने परिवार और भाइयों की तरह वो भी कम उम्र में ही फिल्मों में आ गए और बेहद सफल रहे। अपनी ऑफबीट डांसिंग के लिए मशहूर भारत के एल्विस प्रेस्ले शम्मी कपूर का आज का दिन ही जन्मदिन है। तो आज देश की बात में उन्हीं की यादों के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। नमस्कार। देखिए शम्मी कपूर पे फिल्माई गई कुछ ये हिट गाने। बदन पे सितारे लपेटे हुए, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा।